हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। क्या 2023 तो हो गया, एग्ज़ाम निकल गया। अब बात करते हैं इस सेशन में स्नैप के बारे में, जो कि एक वीक बाद ही होने वाला है। तो हम इस सेशन में स्नैप 2022 के स्लॉट 1 के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, एंड देन इन अपकमिंग सेशंस विल बी ऑल्सो डिस्कसिंग सम अदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ स्नैप 2022, 2021 और उसके अलावा साथ में हर एक टॉपिक पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको भी हम डिस्कस करेंगे, सो दैट आपका जो प्रिपरेशन है वो फुल प्रूफ हो जाए और आप एकदम टिप टॉप तैयारी के साथ एग्जाम देने के लिए जाओ। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। और आज के सेशन में लेते हैं हम टोटल 16 क्वेश्चन विल बी देयर, क्योंकि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। अब स्नैप रिस्पॉन्स शीट तो रिलीज नहीं करता है, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे एरर हो सकता है, बट इन जनरल दिस इज द फॉर्मेट। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं आज का। क्वेश्चन नंबर 1 इज सेइंग 6 डिफरेंट स्वीट वैराइटीज ऑफ काउंट 28, 189, 119, 77, 161 एंड 112 वर ऑर्डर्ड फॉर अ पर्टिकुलर ओकेजन। 6 डिफरेंट स्वीट वैराइटीज हैं, स्वीट वेरिएंट्स हैं। दे नीड टू बी पैक्ड इन सच अ वे दैट ईच बॉक्स हैज द सेम वैरायटी ऑफ स्वीट्स एंड द नंबर ऑफ स्वीट्स इन ईच बॉक्स इज ऑल्सो द सेम। यानी कि एक बॉक्स में सेम वैरायटी रहेगा और टोटल नंबर ऑफ जो स्वीट्स हैं हर एक बॉक्स में वो सेम रहने चाहिए। यू मस्ट हैव प्रैक्टिस सच क्वेश्चंस। बेसिकली यहाँ पे हमें करना क्या होगा, हमको ये पता लगाना है कि कितने नंबर ऑफ स्वीट्स हर एक बॉक्स में रहने चाहिए, और वो HCF होगा, जो भी हमें वैल्यूज गिवन है उनका। इजंट इट सो? वही वैल्यू लेंगे तभी तो ऐसा पॉसिबल हो पाएगा कि हम जो कंडीशन है क्वेश्चन की उनको फुलफिल कर पाए। HCF निकालने के लिए एक तो तरीका है, लंबा तरीका है कि हम प्रॉपरली करें। अब देखो सबसे क्लोज नंबर जो देख रहे हो, सबसे पहले उनका डिफरेंस देख लो। 119 एंड 112, इनके बीच का डिफरेंस आ रहा है 7 का, और 7 एक प्राइम नंबर है, तो या तो हमारा HCF 7 होगा और या फिर इक्वल टू 1 होगा। डेफिनेटली HCF 7 ही होगा। चेक कर लेते हैं। 28 7 से डिविजिबल है, 189 भी 7 से डिविजिबल है, 119 भी है, 77 तो दिख ही रहा है, और 161 हाँ ये भी 7 से डिविजिबल है। तो सारे के सारे नंबर्स हमारे 7 से डिविजिबल है। हमें मिनिमम नंबर ऑफ बॉक्सेस पता लगाने हैं, तो यानी कि हमें हर एक बॉक्स में 7 स्वीट्स को पैक करना पड़ेगा। क्लियर है? बिकॉज HCF इज इक्वल टू 7। अब 28 हमारा है 7 इंटू 4, 189 है 7 इंटू 7 दूनी 14, 27, 119 है 7 इंटू 17, 77 है 7 इंटू 11, 161 है 7 इंटू 23, और 112 है 7 इंटू 16। तो यानी कि हर एक स्वीट वैरायटी के बॉक्सेस हमें पता लग गए। टोटल बॉक्सेस होंगे 4, 27, 31, 48, 59, 82 एंड 16, 98। सो आवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी 98, ऑप्शन बी। क्लियर है? अच्छा, एक चीज जो है जो इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा मुश्किल बनाती है कि हमें हर एक क्वेश्चन में नॉट दिस ऑप्शन भी दिया हुआ है। अगर नहीं दिया होता तो शायद हमारे लिए क्वेश्चंस थोड़े से ज़्यादा आसान हो जाते। फॉर एग्जाम्पल इस क्वेश्चन में ही है, अगर नॉट दिस के बजाय कोई एक और ऑड वैल्यू दी होती तो हमें पता है कि सारे के सारे जब वैल्यूज को हम सम करेंगे तो हमारा सम इवन आने वाला है, और अगर सम इवन आएगा 7 से डिवाइड कर रहे हैं जो कि एक ऑड नंबर है, तो हमारा जो आंसर होगा मिनिमम नंबर ऑफ बॉक्सेस दैट विल ऑल्सो बी इवन, और एक ही पॉसिबल वैल्यू है, दैट इज 98। क्लियर है? बहरहाल इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है, बट अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है और वहां पे ऐसे ऑप्शंस दिए हो तो फिर डेफिनेटली आप इस चीज को अप्लाई कर सकते हो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। सवाल नंबर 2 कह रहा है द एवरेज अर्निंग ऑफ ईच मेंबर ऑफ चावला फैमिली is 25% less than the average earning of each member of the पाटिल फैमिली। चावला फैमिली का जो हर एक मेंबर है उसकी एवरेज अर्निंग 25% कम है। 25% क्या होगा? दैट इज 1/4। सारे के सारे परसेंटेज ऑफ फ्रैक्शन का कन्वर्जन जो है ये जरूर प्रैक्टिस करना है एग्जाम से पहले। ठीक है, इस पे जब परसेंटेज का सेशन हम प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस सेशन बनाएंगे, तो वहां पे इन चीज़ों को एक बार फिर से देख लेंगे। 25% कम है यानी कि 1/4 कम है। सो अगर हम बात करें कि एवरेज अर्निंग पाटिल फैमिली की 4 है, 4 यूनिट्स है, तो चावला फैमिली की 1 कम होगी यानी कि 3 यूनिट्स होगी। दैट इज अबाउट एवरेज। अगली चीज जो बात कर रहा है, टोटल अर्निंग्स ऑफ चावला फैमिली 20% मोर देन टोटल अर्निंग ऑफ पाटिल फैमिली। 20% यानी कि 1/5 ज्यादा है, 1/5 ज्यादा है चावला फैमिली की अर्निंग पाटिल फैमिली की अर्निंग से। यानी कि अगर पाटिल फैमिली की अर्निंग 5 होगी तो चावला फैमिली की अर्निंग 6 होगी। 20% यानी कि ज्यादा, 5 से 1 ज्यादा होगी। क्लियर? क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स इन पाटिल फैमिली इज व्हाट परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स ऑफ द चावला फैमिली। अगर हम मान लें चावला फैमिली में C मेंबर्स हैं और पाटिल फैमिली में P मेंबर्स हैं, हमें यहाँ पे रेशियो पता लगाना है दोनों का। तो हमको पता है एवरेज में नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तब तो टोटल हमारा सैलरी आएगा, इजंट इट सो? यानी कि 3C डिवाइडेड बाई 4P
का रेशियो हमारा कितने के बराबर होगा, 6/5 के। क्या बात समझ में आती है? क्योंकि 3C टोटल सैलरी हो गया हमारा चावला फैमिली का। एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत नहीं, हमें रेशियो से ही काम चलाना है। 3 से काटेंगे 2 बार जाएगा, सो C/P विल बी इक्वल टू 8/5। बट क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स इन पाटिल फैमिली इज व्हाट परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स ऑफ चावला फैमिली, यानी कि हमें C/P नहीं चाहिए, हमें चाहिए P/C। तो P/C होगा 5/8 और 5/8 हमारा होता है 62.50%। सो अवर आंसर विल बी ऑप्शन ए। क्लियर है? ओके ठीक है, अगले सवाल पे मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। सवाल नंबर 3 कह रहा है, हर एक क्वेश्चन के साथ में अच्छा एक छोटी सी चीज और है कि आप मेथड को भी प्रॉपरली देखते हुए चलना है, बिकॉज एग्जाम में 60 मिनट्स का एग्जाम है, टाइम बहुत कम रहता है। तो आप जितने शॉर्टेस्ट मेथड से करोगे, सिर्फ और सिर्फ सही आंसर निकालना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये भी है उस सही आंसर को आपने निकालने के लिए मेथड क्या चूज किया है। अगर आपका मेथड थोड़ा सा लंबा है, जो क्वेश्चन 10 सेकंड में हो सकता है, आप उस क्वेश्चन को 1 मिनट में कर रहे हो, तो डेफिनेटली आप एग्जाम की रेस से बाहर हो रहे हो। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को समझते हुए चलना है हर एक क्वेश्चन के साथ में। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बेस्ट सॉल्यूशन दूँ जो सबसे कम समय में हो सके। साथ में हर एक क्वेश्चन में जो और अप्रोचेज हैं, अगर कहीं पे मल्टीपल अप्रोचेज हैं जो कि काम कर रही हैं, तो वो भी आपको समझाता हुआ चलो, और आपको अपनी टेक्निक में भी उन चीज़ों को जरूर इंक्लूड करना है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 75 kg मिक्सचर कंटेन्स वाइन एंड वाटर इन द रेशियो 18:7। टोटल 75 kg है मिक्सचर, वाइन और वाटर का रेशियो हमें दिया है 18:7। अब इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं, पर आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो बिल्कुल भी लिखने की जरूरत नहीं है। 75 kg टोटल है, 18 + 7 कितना हो जाएगा, टोटल 25 यूनिट्स हो गया। और 25 यूनिट्स की वैल्यू अगर 75 के बराबर है, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू 3 के बराबर है, 3 के बराबर है, इजंट इट सो? क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मच मोर वाटर इज टू बी एडेड टू गेट अ न्यू मिक्सचर कंटेनिंग वाइन एंड वाटर इन द रेशियो 2:1। तो 18 और 7 का रेशियो है, 18:7 का रेशियो है, और हमको बनाना है 2:1 का रेशियो, इजंट इट सो? ठीक है, तो अगर 18:7 है, हमको बनाना है 2:1, यानी कि 18 को 2 के बराबर करना है, क्योंकि हम वाटर को इंक्लूड कर रहे हैं। भाई वाटर को इंक्लूड कर रहे हैं, वाटर बढ़ाएंगे तो वाटर कितना है, 2 यूनिट ऐड करेंगे, तभी तो 9 हो जाएगा। 18:9 यानी कि 2:1। और 2 यूनिट वाटर कितने के बराबर होगा, जब 1 यूनिट 3 के बराबर है तो 2 यूनिट हो जाएगा 2 × 3, यानी कि 6 यूनिट्स के बराबर टोटल। ठीक है, अगर लीटर्स में मान ले तो ये 3 लीटर है, तो ये 6 लीटर हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? इसके अलावा कुछ भी इस क्वेश्चन में करने की जरूरत नहीं है। स्ट्रेट अवे हमको दिख रहा है 18 7 25, 75/25, यानी कि 3 यूनिट्स है। 1 यूनिट हमारा 3 के बराबर है, 3 लीटर के बराबर है, 3 kg के बराबर है, क्योंकि केजी में दिया हुआ है। ठीक है, 3 kg के बराबर है। और फिर हमको 2:1 रेशियो चाहिए, 18:9 चाहिए, साथ में 2 जोड़ोगे 9 आएगा, यानी कि 2 × 3 6 kg हमें ऐड करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सवाल नंबर 4 कह रहा है, अ सम ऑफ रुपीज 45,000 amounts to rupees 68040 in 3 years with interest compounded annually. If the rate of interest is 8% per annum for the first year, 12% per annum for the second year, then we have to find the rate of interest for the third year. हर एक साल का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो चेंज हो रहा है, कंपाउंडिंग कर रहा है। 45,000 रुपीज इनिशियली है, फाइनली हमारा अमाउंट बन रहा है 68040। फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है 8%, 8% यानी कितना हुआ 2/25। तो अगर 2/25 हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, यानी कि 25 रुपए पे 2 रुपए का इंटरेस्ट मिल रहा है, यानी कि हमारा अमाउंट हो जाएगा इनिशियल का 27/25, 108/100, जो सिंप्लीफाई करके हमने 27/25 लिख दिया है। ठीक है, बिकॉज 4% इज इक्वल 1/25। फिर नेक्स्ट ईयर हमें मिल रहा है 12% पर एनम इंटरेस्ट रेट, यानी कि 3/25 इंटरेस्ट रेट है, तो 25 + 3 28/25 हो जाएगा अमाउंट हमारा। उसके नेक्स्ट ईयर के बारे में पता नहीं है, एज्यूम कर लेते हैं कि x/100 हो जाएगा हमारा अमाउंट, और फाइनली अमाउंट हमारा 68040 है। ठीक है, अब 100 के 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट कर देते हैं, इस जीरो से ये जीरो गया, 25 से काटेंगे 5 बार जाएगा, ये 9 आया। क्या यहाँ तक बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब यहाँ पे एक छोटी सी बात जो क्लियर होनी चाहिए वो ये है कि देखो नीचे हमारा 5 आ रहा है, 25 आ रहा है, ऊपर सारे के सारे जो वैल्यूज है उनमें से कोई भी 5 का मल्टीपल नहीं है, यानी कि ये 125 हमारा टिकने वाला है, ये कहीं नहीं जाने वाला, इजंट इट सो? और बाकी सारी वैल्यूज आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो अगर आप इतना सा बात यहाँ समझ गए तो हमें समझ में आना चाहिए कि x = 125 स्ट्रेट अवे हो जाएगा, और हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अदरवाइज फिर इसके बाद में हम काटा पीटी मचाएंगे, 9 से काटेंगे, 9 से काटेंगे तो 963। ठीक है, फिर 45, 756 आया, अगेन फिर इसको 27 से काटना पड़ेगा, 27 × 2 = 54। ठीक है, तो 28 हो गया, और फिर 28 से 28 काटेंगे,
तो इतना हमको समय और देना पड़ेगा। और अगर इतनी सी बात को ऑब्जर्व कर लेंगे तो 5 और 2 में चीज़ों को बहुत हमें 2 से इवन ऑड का पता चलता है। 2 और 5, 2 इंटू 5 से हमारा डेसिमल सिस्टम बना है पूरा का पूरा। ठीक है, तो 2 और 5 के जो पावर्स हैं उन पर आप बहुत कॉन्शियस रहोगे तो एग्जाम में कई बार आपका जो आंसर है बहुत जल्दी निकल आएगा। ठीक है, ये आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। दूसरी चीज़ इस क्वेश्चन में क्या है जो हम अप्रोच से समझ सकते हैं, क्योंकि सक्सेसिव चेंज हो रहा है एक तरह से। ठीक है, और 8% से इनिशियली इंक्रीज कर रहा है, फिर 12% इंक्रीज कर रहा है, और फिर थर्ड ईयर का हमें इंटरेस्ट रेट निकालना है। टोटल चेंज के बारे में अगर हम बात करें, इनिशियली 45,000 है और फाइनली हमारा अमाउंट हो रहा है 68040, यानी कि रफली 23,000 बढ़ रहा है। एग्जैक्टली 23,000, 40 रुपीज बढ़ रहा है, लेकिन रफली 23,000 बढ़ रहा है, जो कि 50% से ज्यादा है। दिस इज ग्रेटर देन 50%। Isn't it so? 8 और 12 के सक्सेसिव चेंज से हमारा क्या अमाउंट बनेगा? 8 प्लस 12 प्लस 8 इंटू 12 बाई 100, यानी कि 20.96%, 21% रफली। और इसमें थर्ड ईयर का परसेंटेज जब हम इंक्लूड करेंगे तो हमारा जो ओवरऑल वैल्यू है वो 50% से ज़्यादा आना चाहिए, और वो ना तो 10 के लिए आने वाला है, ना 12 के लिए आने वाला है, ना 16 के लिए आने वाला है। तो डेफिनेटली हमारा आंसर इन एनी केस ऑप्शन डी होगा। क्या ये बात समझ में आती है? क्योंकि अगर आप इतनी सी बात को समझ गए तो फिर इस क्वेश्चन को अगेन बिना सॉल्व किए, बिना इन वैल्यूज को देखे हुए आप स्ट्रेट अवे सॉल्व कर सकते थे। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, और अगर सेशन समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, आपको अप्रोच क्लियर हो रही है, तो डेफिनेटली सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और कोई भी आपका क्वेरी हो, किसी भी क्वेश्चन में आपको लगता है कि आप अटक रहे हो, कहीं पे फंस रहे हो, तो कमेंट में जरूर मेंशन कीजिएगा, या इन जनरल किसी टॉपिक या चैप्टर के बारे में भी अगर ऐसा है तो आप जरूर मेंशन कर सकते हैं कि सर यहाँ पे दिक्कत आ रही है। तो फिर हम देखते हैं आगे क्या किया जा सकता है उस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, सवाल नंबर 5। अच्छा सवाल है। क्वेश्चन कह रहा है अरुण सेल्स एम शॉप वर्थ रुपीज 2,50,000 तो विष्णु एट 5% प्रॉफिट। 5% के प्रॉफिट पे बेच रहा है। 5% यानी कितना हुआ? 1/20, यानी कि अगर 20 रुपए का सामान था तो 1 का प्रॉफिट हुआ। 2,50,000 का सामान है तो उसका 5% यानी कि 1/20 का प्रॉफिट होगा। ठीक है, फिर विष्णु इसको वापस अरुण को बेच रहा है 2% के लॉस पे। क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा, अरुण का यहाँ पे गेन होगा, लॉस होगा, और गेन या लॉस में से जो भी होगा तो कितने का होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। पहले क्या हुआ, ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा लैंग्वेज में कंफ्यूजन किसी को हो सकता है कि प्रॉफिट एग्जैक्टली हम निकालेंगे कैसे। अरुण ने पहले शॉप को सेल किया। जब शॉप को सेल किया है विष्णु को, तो उसको 5% का प्रॉफिट हो, यानी कि उसको कैश मिला है। और कैश कितना मिला होगा उसको? 2,50,000 का 5% ज्यादा मिला है, यानी कि 105/100 या फिर 21/20 मिला होगा। इतना अमाउंट उसको कैश में मिला है अरुण को। क्लियर है? इसके बाद में विष्णु से जब वो फिर से परचेज करता है अरुण, तो उसको कैश दिया होगा, उसने अपना अमाउंट खर्च किया होगा। और क्योंकि विष्णु ने 2% के लॉस पे बेचा है, यानी कि मतलब क्या हुआ कि अगर अरुण को 100 रुपए मिले थे इनिशियली, तो जब उसने अरुण ने वापस से विष्णु से खरीदा है तो विष्णु को सिर्फ 98 रुपीज दिए उसने। यही तो मतलब हुआ। जब उसने बेचा अरुण ने तो 100 रुपए मिले, और जब खरीदा तो 98 दिए, यानी कि फायदा कितने का हुआ? 2 रुपए का फायदा हुआ। कितने में? 100 में, यानी 2/100 का फायदा हुआ। Isn't it so? तो यही तो प्रॉफिट आ जाएगा हमारा। इज दैट क्लियर कि अरुण का प्रॉफिट यहां से हमें निकल आया है, डेफिनेटली प्रॉफिट हो रहा है, और 2/100 का प्रॉफिट हो रहा है इस वैल्यू का। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो सबसे पहले तो जीरो उड़ा देते हैं, ये एक और जीरो गया, इस 2 से 2 गया, 250 इंटू 21, यानी कि ₹5250 का प्रॉफिट हुआ है। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सवाल नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन कह रहा है अ ट्रेडर gives a 6% discount on the marked price per item and gives one free item with a bulk purchase of 20 items। एक ट्रेडर 6% का डिस्काउंट दे रहा है मार्क प्राइस पे एक आइटम के, और साथ में जब 20 आइटम्स को कोई बल्क में परचेज कर रहा है तो साथ में एक आइटम फ्री भी दे रहा है। इफ इज गेन इन दिस डील इज 30%, इसके बाद में भी उसका 30% का प्रॉफिट हो रहा है। देन वी हैव टू फाइंड आउट अप्रॉक्सीमेटली बाय व्हाट परसेंटेज इज मार्क प्राइस अबव कॉस्ट प्राइस। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आने वाली है, एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं आने वाली है, कोई बात नहीं, समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो 6% का डिस्काउंट दे रहा है ट्रेडर हर एक आइटम पे। टोटल 20 आइटम बेच रहा है, यानी पैसा कितने का ले रहा है? पैसा वो ले रहा है 20 आइटम्स का। ठीक है, पैसा वो ले रहा है 20 आइटम्स का, यानी कि उसको पैसा मिलेगा कितना? 20 आइटम्स के सेलिंग प्राइस के बराबर पैसा मिलेगा। लेकिन उसने दिए कितने आइटम है? दे रहा है वो 21 आइटम्स, तो उसका कॉस्ट कितना होगा? 21 आइटम्स के सीपी के बराबर कॉस्ट होगा। ठीक है, तो ये तो उसको मिला है रेवेन्यू, पैसा मिला है।
ये उसकी कॉस्ट है, और क्वेश्चन कह रहा है उसका 30% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि उसको अपनी कॉस्ट पे 30% यानी 3/10 का प्रॉफिट होगा, 130/100 हो जाएगा या 13/10 हो जाएगा। क्लियर है? और इतना प्रॉफिट, ये दोनों चीजें बराबर होनी चाहिए। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है। सेलिंग प्राइस की वैल्यू हमें यहाँ पे नहीं दी हुई है, तो उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, मार्क प्राइस पे 6% का डिस्काउंट दिया, वही सेलिंग प्राइस है, यानी मार्क प्राइस इंटू 94/100, दैट इज अवर सेलिंग प्राइस, एंड दैट इज इक्वल टू 21 इंटू CP इंटू 130/100। ये पूरी बात हमें एक ही लाइन में लिख देनी चाहिए थी, पर समझाने के लिए हमने 2 लाइन का इस्तेमाल किया है। कोई बात नहीं, अब इसको सॉल्व करते हैं। 100 से 100 कट गया, इस 0 से ये 0 कट गया, और क्या हम काटा पीटी कर सकते हैं, और कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा है। ठीक है, बिकॉज अप्रॉक्सीमेट निकलने वाला है। कोई बात नहीं, तो मार्क प्राइस डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस, ये वैल्यू आ गई हमारी 21 इंटू 13 डिवाइडेड बाई 94 इंटू 2, 21 इंटू 13 210 प्लस 63 यानी 273 डिवाइडेड बाई 188। तो 188 से ज़्यादा कितना है, 12×73 85, तो 85/188 की वैल्यू निकालनी है, इंटू 100 करेंगे। बेसिकली यहाँ पे 19 से डिवाइड करते हैं, 19 चौको 76, और फिर भी 9 बच रहा है, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 45% वैल्यू आ रही है। भाई 50% कितना होगा, 50% आएगा इसका 94, और उससे 9 कम है, यानी कि 5% कम है, रफली 5% कम है। इजंट इट सो? तो 45% हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, कोई दिक्कत? इसी बात को ऐसे भी समझ सकते थे, लिखने का तरीका अलग होगा बस, कि अगर सीधे सीधे मार्क प्राइस पे सेल करता वो, तो जो उसका प्रॉफिट होता है मार्क प्राइस बाई CP, यही प्रॉफिट होता है उसका। बट उसने 6% का डिस्काउंट दिया, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर हमारा हो जाएगा 94/100। देन उसने एक फ्री आइटम भी दिया है, तो नुकसान होगा उसका, क्योंकि एक आइटम उसने एक्स्ट्रा दिया है। मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा 20/21, 20 के साथ में एक फ्री दिया है, और नेट में मामला बना, उसका फायदा हुआ है 30% का, तो 130/100। अब यहाँ से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, बात एक ही है, लिखने का तरीका बस अलग है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला सवाल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। सवाल नंबर 7 कह रहा है, इन अ 1000 मीटर रेस अमन गिव्स 100 मीटर हेड स्टार्ट टू बिपिन। अमन और बिपिन के बीच में जब रेस हो रहा है, तो 1000 मीटर की रेस में अमन ने बिपिन को 100 मीटर का हेड स्टार्ट दिया है, यानी कि अमन स्टार्टिंग पॉइंट पे खड़ा है और बिपिन 100 मीटर आगे खड़ा है। लेकिन इसके बाद भी जब फाइनली पहुंचते हैं वो, तो अमन बिपिन को हरा देता है 200 मीटर से, यानी कि अमन ने पूरा 1000 मीटर चला है, और बिपिन अभी भी 200 मीटर पीछे है। जब अमन पहुंचा डेस्टिनेशन पे, तो बिपिन अभी भी 200 मीटर पीछे है, यानी कि 100 मीटर आगे था और तब भी 200 मीटर पीछे है, यानी कि टोटल बिपिन 700 मीटर ही चल पाया इतनी देर में। इजंट इट सो? तो अमन और बिपिन की बात करें, तो जितनी देर में अमन ने 1000 मीटर चला है, उतनी देर में बिपिन ने 700 मीटर चला है। सिमिलरली सेम रेस में अमन 100 मीटर का हेड स्टार्ट साइरस को भी देता है, लेकिन साइरस को वो 300 मीटर से हरा देता है, यानी कि साइरस और 100 मीटर पीछे रह गया, 600 मीटर ही चल पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन हाउ मेनी मीटर्स वुड बिपिन बीट साइरस इन अ न्यू 200 मीटर रेस। बिपिन और साइरस के बीच में अगर हम बात करें, तो रेशियो आ रहा है इनकी स्पीड का 700:600, यानी कि 7:6। तो बिपिन अगर 7 मीटर चलेगा, उतनी देर में साइरस 6 मीटर चलेगा, यानी कि 1 मीटर पीछे रहेगा। टोटल बिपिन चला है, बिपिन जीतेगा ऑब्वियसली रेस 200 मीटर की, और बिपिन 200 मीटर चला है टोटल, यानी कि 7 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 200। और बिपिन और साइरस के बीच का डिफरेंस कितना है, 1 यूनिट के बराबर है, तो 1 यूनिट हमारा हो जाएगा 200/7 के बराबर, और इतने से ही हार जाएगा साइरस। इजंट इट सो? 200/7 कितना आएगा, 2 × 14.28, यानी कि 28.57 मीटर्स। ऑप्शन बी। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। Question number 8 is saying, in a huge rectangular tank of dimensions 150 meters cross 100 meters base, water is filled using a pipe having cross-sectional dimensions of 2 decimeter cross 1.5 decimeter. Decimeter यानी कि meter divided by 10. The water flows at a speed of 15 km/h from the pipe. So in how many hours will the water tank be filled up to the height of 3 meters measured from the base? यानी कि हमें वॉल्यूम इक्वल करने हैं। एक तो हमारा जो पाइप है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, जिसका कि क्यूबॉइडल फॉर्म में है एक तरह से, ठीक है, क्यूबॉइडल फॉर्म में है, थोड़ा सा अलग शेप में पाइप है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो 1 घंटे में इससे कितना पानी निकल रहा है, पहले ये निकाल लेते हैं, फिर नंबर ऑफ आवर्स मान लेते हैं कि H है, और उतने में टोटल वॉल्यूम फिलअप कर रहा है कितना, हमारा रेक्टेंगुलर टैंक का जो डायमेंशन है बेस एरिया मल्टीप्लाइड बाई हाइट 3 मीटर्स। तो 1 घंटे में ये फिलअप करेगा
डायमेंशन से क्रॉस सेक्शनल एरिया है 2 डेसीमीटर यानी कि 2/10 मीटर्स मल्टीप्लाइड बाई 1.5/10 मीटर्स, इस दशमलव को हटा दिया तो ये इतना हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया आ गया। स्पीड है 15 किलोमीटर पर आवर यानी कि 15 इंटू 15,000 मीटर्स, सारी वैल्यूज को मीटर में कन्वर्ट कर लिया हमने। ये वॉल्यूम आ गया हमारा जो कि 1 घंटे में आ रहा है मीटर क्यूब में। टोटल नंबर ऑफ आवर्स हमने h मान लिए और कितना हमें फिलअप करना है 150 इंटू 100 इंटू 3। 150 इंटू 100 से 15,000 सीधे सीधे कैंसिल आउट हो गया। 3 से यहाँ पे 5 बच गया, 5 दूनी 10, 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया यानी h इज इक्वल टू 100 आ गया, 100 आवर्स। ठीक है, 100 आवर्स में ये हमारा टैंक 3 मीटर्स तक फिलअप हो जाएगा। क्लियर है? ओके। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 saying x a term of an arithmetic progression is p and y a term is q. We have to find the sum of first x plus y minus 1 terms before solving the question. एक चीज तो हमें पता ही है कि जब भी हम सम निकालते हैं सम ऑफ n टर्म्स आता क्या है n/2, इसको भी कैपिटल n ही कर देते हैं। सम ऑफ n टर्म्स आएगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 टाइम्स d, जहां पे कि a फर्स्ट टर्म है और d कॉमन डिफरेंस है। क्लियर है? तो अगर हम सिर्फ उतना भी देखें तो क्या हमें ये नहीं क्लियर हो रहा कि सम ऑफ फर्स्ट x प्लस वाई माइनस 1 टर्म्स निकालना है, यानी कि हमारा n की जगह पे तो x प्लस वाई माइनस 1 आएगा, तो वो तो आना ही आना है समहाउ फॉर्मूले में, अनलेस की कैंसिल आउट हो जाए, ऐसी वैल्यूज है नहीं। तो ऑप्शन सी या डी में से कोई एक हमारा आंसर होना चाहिए। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, ए अभी तो वैसे भी आंसर नहीं हो सकते बिकॉज ए में हमारा x प्लस वाई आ रहा है जबकि x प्लस वाई माइनस 1 आना चाहिए। अब आगे बात करते हैं। एक्सर्ट टर्म हमारा गिवन है p के बराबर है। एक्सर्ट टर्म होगा क्या, tn का फॉर्मूला लगाएंगे तो a प्लस एक्स माइनस 1 टाइम्स डी इज इक्वल टू पी। वैसे ही वाई टर्म हो जाएगा a प्लस वाई माइनस 1 टाइम्स डी दैट इज इक्वल टू क्यू। अब इसके बाद में इसको a और d निकालने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है? क्वेश्चन पूछ रहा है सम ऑफ x प्लस वाई माइनस 1 टर्म्स, जो कि बराबर होगा x प्लस वाई माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 करना है और n की जगह पे x प्लस वाई माइनस 1 यानी कि ये हो जाएगा x प्लस वाई माइनस 1 माइनस 1 यानी कि x प्लस वाई माइनस 2 टाइम्स डी। अब अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को जोड़ दो तो क्या यही नहीं बन जाने वाला है? 2 टाइम्स a हो जाएगा और x प्लस वाई माइनस 1 माइनस 1 यानी x प्लस वाई माइनस 2 टाइम्स डी। तो स्ट्रेट अवे हमारा ये वैल्यू आ गया ऑप्शन सी। यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? ओके। जस्ट इन केस अगर क्वेश्चन कई बार एग्जाम में ऐसा भी आ सकता है जहां पे कि वैल्यू ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो, तो वहां पे हम ये भी कर सकते हैं कि हम एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अपनी एज्यूम कर लें। जैसे हमने मान लिया कि 1 3 5 7 9 ये हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है और इसका x इक्वल टू 2 मान लिया कि सेकेंड टर्म हमारा जो है x इज इक्वल टू 2 मान लिया, सेकेंड टर्म हमारा 3 है, p इज इक्वल टू 3 आ गया, थर्ड टर्म जो कि y है वो 5 है। और क्वेश्चन से क्या है x प्लस वाई माइनस 1 यानी कि 2 प्लस 3 माइनस 1 यानी कि 4 टर्म्स का सम चाहिए हमको, और 4 टर्म्स का सम इसका आ कितना रहा है 16 16 आ रहा है। अब इसके बाद में आप एक्स वाई और पी क्यू की वैल्यूज निकाल के पुट अप करके भी आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। बस इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं है, ये तो स्ट्रेट अवे सीधा सीधा सवाल है, तो अननेसेसरली इसमें टाइम खराब करने की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन इज सेइंग हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन 3 6 12 टिल 192। जीपी है, कॉमन रेशियो कितना आ रहा है? कॉमन रेशियो आर आ रहा है 6/3 इज इक्वल 12/6 यानी कि 2 का। जनरल टर्म आएगा टी एन आएगा a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1। a है पहला टर्म है 3 इंटू आर है 2 2 टू द पावर n माइनस 1 एंड दैट इज इक्वल टू 192। तो यहाँ से 2 की पावर n माइनस 1 कितना आ जाएगा 192/3 यानी कि 64, और ये होता है 2 की पावर 6 के बराबर यानी कि n माइनस 1 इज इक्वल टू 6 n इज इक्वल टू 7 आ रहा है। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसान सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन बाय 11। क्वेश्चन बाय 11 कह रहा है अ कंपनी प्रोड्यूसेस 50 pence फॉर ₹450 एंड 80 pence फॉर ₹540। सपोज द कॉस्ट कर्व इज अ स्ट्रेट लाइन, देन व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 130 pence। सिंपल सवाल है बट कंफ्यूजन यहाँ पे किस में हो सकता है इस लाइन से, कॉस्ट कर्व इज अ स्ट्रेट लाइन, इसका मतलब क्या हुआ? एज वी नो कि स्ट्रेट लाइन जो हमारी होती है, अगर हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखें कि y इज इक्वल टू ax प्लस बी यानी कि लीनियर रिलेशन है, इस लाइन का सिर्फ इतना मतलब है कि जो रिलेशन है हमारा कॉस्ट और नंबर ऑफ पेंस के बीच में वो लीनियर रिलेशन है।
अब यहाँ पे अगर y हमारा टोटल कॉस्ट है और x हमारा नंबर ऑफ पेन्स है, तो हम देख सकते हैं कि जब हम y की वैल्यू, जब हम x की वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे, यानी नंबर ऑफ पेन्स बढ़ाते जाएंगे, तो ये वैल्यू बढ़ता जाएगा, ax बढ़ता जाएगा, इजंट इट सो? बट b तो हमारा कांस्टेंट रहेगा, b तो नहीं चेंज होगा ना। तो ये जो b वैल्यू है ये हमारी हो जाएगी फिक्स्ड कॉस्ट, यानी कि अगर हम एक भी पेन नहीं प्रोड्यूस करते तब भी b कॉस्ट तो आने वाला था, x इक्वल टू 0 अगर यहाँ पे रख देते हैं तब भी b कॉस्ट आता है। और जो ax है हमारा ये है वेरिएबल कॉस्ट, जो कि पेन की वैल्यूज पे डिपेंड करेगा। इतना सारा कहानी लब्बुल हुआ, अब हम सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए लिख रहे हैं। अदरवाइज इस क्वेश्चन में सिंपली बात हमको इतनी समझनी है कि जब 50 पेन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं तो 50 रुपीज लग रहे हैं, और जब 80 पेन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं जो उससे ज्यादा है, 30 ज्यादा है, तब हमारा अमाउंट लग रहा है 540 का, जो कि कितना ज्यादा है, 90 रुपीज ज्यादा है। फिक्स्ड कॉस्ट दोनों केसेस में सेम है बिकॉज कॉस्ट कर्व स्ट्रेट लाइन है। कॉस्ट कर्व स्ट्रेट लाइन का सिर्फ इतना मतलब है कि फिक्स्ड कॉस्ट सेम है, तो हमें सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट पे फोकस करना है। यानी कि देखो 30 पेन एक्स्ट्रा के लिए 90 रुपए ज्यादा खर्च करने पड़ रहे हैं, 30 पेन्स एक्स्ट्रा के लिए 90 रुपीज खर्च करने पड़ रहे हैं, यानी कि एक पेन की कॉस्ट कितनी आई? अगर 30 के लिए 90 खर्च हो रहे हैं तो एक की कॉस्ट आ गई 90/30, यानी कि 3 रुपए। बस दैट इज ऑल, सिर्फ इतना ही समझना था, ये सारी और कहानी लिखने की मतलब नहीं थी। 80 पेन्स के लिए 540 लग रहा है। अब अगर हमें 130 पेन्स प्रोड्यूस करने हैं, हमें एक पेन का पूरा फिक्स कॉस्ट निकालने का जरूरत नहीं है, बाकी चीजें निकालने की जरूरत नहीं है। 130 यानी 50 और पेन खर्च हमें प्रोड्यूस करने हैं। एक पेन का लग रहा है 3 रुपए, 50 पेन का लगेगा 50 × 3 यानी कि 150 रुपीज एडिशनल। बस 540 + 150 यानी कि 690 रुपीज में हमारा काम हो जाएगा। दिस विल बी आवर आंसर। इज दिस क्लियर? कि यहाँ पे हमें फिक्स कॉस्ट एज सच निकालनी नहीं, अगर निकालनी होती तो फिर इसमें 50 पेन्स का इतना लग रहा है, जीरो के लिए क्या होता, -50 × 3 यानी -150 करते तो 300 रुपीज आता हमारा वैल्यू। क्लियर है? ठीक है, 300 रुपीज आता, बट वो हमें निकालना नहीं है। अगर निकालना होता तो फिर ये अप्रोच करते। तो इज दैट क्लियर? कि हमें स्ट्रेट अवे इस क्वेश्चन में सीधे सीधे यहाँ पे दिख रहा है 50 के लिए 450, 80 के लिए 540, यानी कि 30 के लिए 90, एक के लिए 3, तो 50 के लिए 150, 540 + 150 यानी कि 690 विल बी आवर आंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन इज सेइंग हाउ मेनी 7 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 5 2 3 2 1 0 एंड 5। यहाँ पे कॉशियस क्या रहना है कि 7 डिजिट नंबर जब हम बनाएंगे तो 7 डिजिट नंबर बनेगा तभी व्हेन वी डू नॉट हैव 0 एट द फर्स्ट प्लेस। टोटल 7 डिजिट्स है तो 0 नहीं आएगा पहले प्लेस पे, 6 ऑप्शंस विल बी देयर, फिर नेक्स्ट वाले प्लेस पे भी 6, देन 5, देन 4, देन 3, 2 and 1. So this will be 6 × 6 factorial. But 2 5s are there, 2 5 है और 2 2 भी हैं, तो हमें 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा 5 के लिए और 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा 2 के लिए। सो द आंसर विल बी 6 × 720 डिवाइडेड बाई 4 यानी 6 × 180, सो 1080 विल बी आवर आंसर। क्लियर है? Question number 13. Question is saying the distance in kilometer of 40 students from their home to school is given as follows. The probability that a student lives at least 7 kilometer from the school. Probability इस बात की निकालनी कि स्टूडेंट at least 7 किलोमीटर दूर पे रहता है, और अगर हम वैल्यूज को देखें तो मोस्टली वैल्यूज हमारी 7 या उससे ज़्यादा ही हैं। उनको काउंट करने में कहीं ना कहीं पे गलती हो सकती है बिकॉज देयर आर टोटल 40 वैल्यूज। तो इंस्टेड ऑफ काउंटिंग एट लीस्ट 7 यानी 7 एंड अबव, वी विल काउंट कि लेस देन 7 वैल्यूज कितनी है, और 1 में से लेस देन 7 वाली प्रोबेबिलिटी को सबट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। लेस देन 7 कितनी आ रही है, 1 2 3, देन 4 5 6 7 8 एंड 9, टोटल 9 वैल्यूज आ रही हैं और टोटल वैल्यूज है 40, तो 1 - 9/40, सो आवर आंसर विल बी 31/40। 31/40 अप्रॉक्सीमेटली कितना आएगा, दिस विल बी ग्रेटर देन 0.75, सो कोई भी आंसर मैच नहीं कर रहा, ऑप्शन डी विल बी आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 इज सेइंग व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log of 0.873 प्लस log of 10 प्लस log of 10 स्क्वायर प्लस log of 10 क्यूब। तो ये तो पता है log of 10 विल बी इक्वल टू 1, 10 स्क्वायर 2, 10 क्यूब 3 एंड 10 to the power 7 7। तो ये सारी वैल्यूज तो 1 से लेकर 7 तक आ गई। log of 0.873 क्या होगा, log of 0.873 is equal to log of 0.873 है, 873 डिवाइड बाई 1000, यानी कि log of 873
माइनस लॉग ऑफ 1000, और 1000 इज नथिंग बट 10 का क्यूब, यानी कि दिस विल बी लॉग ऑफ 873 माइनस 3। ठीक है, सो लॉग ऑफ 873 माइनस 3 प्लस 1 से लेकर 7 तक की वैल्यूज, और 1 से लेकर 7 तक का सम कितना आएगा? टोटल 7 वैल्यूज है, 7 4 28, तो माइनस 3 प्लस 28, दिस विल बी इक्वल टू प्लस का 25, so log 873 plus 25 will be our answer, option C. ओके, क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। सवाल नंबर 15, क्वेश्चन इज सेइंग एट अ सेंट्रल लोकेशन इन पुणे there is a children's park of radius 20 meters. 3 points A, B and C are located at equal distance on the boundary of the park as shown in the figure. These points are connected with a string. What is the length of the string? Length of the string क्या होगा? Radius is given as 20 meters and 3 points A, B and C are located at equal distance. यानी कि A, B, C अगर equal distance में है तो triangle ABC क्या होगा? This will be equilateral triangle. All sides equal, equilateral triangle होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल का ये सर्कम सर्कल है, दिस इज सर्कम सर्कल, रेडियस गिवन है हमें, सर्कम सर्कल का रेडियस इज इक्वल टू 20। किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल में हमारा जो रेडियस होता है सर्कम सर्कल का, दैट इज इक्वल टू, अगर साइड हमारा इक्वल टू ए है तो रेडियस इज इक्वल टू a बाई √3। रिकॉल कराने के लिए ये जो हमारा, अगर हम AD मीडियन को ड्रॉ करें तो सिंस दिस इज a, BD विल बी इक्वल टू a बाई 2 एंड दिस विल बी राइट एंगल ट्रायंगल। ये एंगल 60 डिग्री का है, ये एंगल 30 डिग्री का है। ठीक है, तो अब ये पूरा का पूरा AD की वैल्यू क्या होगा? AD विल बी इक्वल टू, पाइथागोरस लगाएंगे तो AD विल बी इक्वल टू कितना आएगा? ठीक है, a स्क्वायर √3a बाई 2, √3a बाई 2 होगा, और फिर AD का जो 2/3 है वो हमारा OA होगा। OA विल बी इक्वल टू 2/3 ऑफ AD and that is circumradius, यानी कि 2/3 into √3a by 2, so that will be equal to a by √3, और OD will be equal to 1/3 into AD and that will be equal to a by 2√3 and this will be in radius, यानी कि इन सर्कल का रेडियस है ये। इस क्वेश्चन में हमें सर्कल रेडियस से मतलब है a बाई √3 इज इक्वल टू 20, तो यहाँ से a हमारा 20√3 आ जाएगा। क्वेश्चन पूछ रहा है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, यानी कि पूरा ABC का लेंथ, सो यानी कि 3 टाइम्स 20√3, ऑप्शन डी विल बी आवर आंसर। हालांकि एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आया था तो 60√3 ऑप्शन में नहीं था। ठीक है, तो मे भी शायद लैंग्वेज में थोड़ा सा फर्क होगा तो इसका आंसर 20√3 होगा उस केस में। ठीक है, बट बहरहाल कॉन्सेप्ट यही है, समझ गए होगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करने से पहले, बिकॉज दिस इज हाइट एंड डिस्टेंस क्वेश्चन, अच्छा सवाल है, सिंपल क्वेश्चन है अगर आप समझ जाते हो। देखो हाइट एंड डिस्टेंस में दो हमारे ट्रायंगल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और बस दोनों ट्रायंगल्स को अगर हमने समझ लिया तो हाइट एंड डिस्टेंस हमारे लिए बहुत ईजिली केक वॉक हो जाता है। एक तो ट्रायंगल है हमारा 90 45 45 वाला, जिसमें कि एक एंगल हमारा 90 डिग्री है और बचे हुए दोनों एंगल्स इक्वल हैं, 45 45 के हैं। एज वी नो, अगर दोनों एंगल्स इक्वल हैं दोनों साइड्स भी इक्वल होंगी है, और अगर एक साइड को हम 1 यूनिट मान लें तो ये साइड भी 1 यूनिट होगी क्योंकि दोनों सेम है, और फिर हमारा जो हाइपोटेन्यूज है दैट विल बी √2 यूनिट्स। इज दैट क्लियर? यानी कि बेस भी 1 यूनिट होगा, हाइट भी 1 यूनिट होगी, और √2 हमारा हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। ये तो इजी ट्रायंगल है। देन सेकंड 30 60 90 वाला ट्रायंगल विच इज मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड। भाई पीछे वाले क्वेश्चन में भी तो यूज ही हो रहा था, इस वाले क्वेश्चन में। ठीक है, तो एक बार फिर से इस पे चलेंगे। यहाँ पे एक एंगल हमारा 90 डिग्री का है, एक एंगल 30 डिग्री का है, एंड द लास्ट एंगल इज 60 डिग्री। सबसे छोटी साइड हमारी होगी हमेशा सबसे छोटे एंगल के सामने वाली, यानी 30 डिग्री के सामने वाली साइड सबसे छोटी होगी। और अगर इसको हम 1 यूनिट मान लेते हैं, और तो राइट एंगल ट्रायंगल के सामने यानी कि हाइपोटेन्यूज वाला जो साइड है वो उसका जस्ट डबल होगा, 2 यूनिट्स होगा, और 60 डिग्री के सामने वाला साइड दैट विल बी √3 यूनिट्स। 30 के सामने वाला साइड 1 यूनिट, 90 के सामने वाला साइड 2 यूनिट्स, और 60 के सामने वाला साइड √3 यूनिट। अब अगर यही बात हम यहाँ पे देखते हैं, अपने इस क्वेश्चन में देखते हैं, तो यहाँ पे हमें पता है कि 90 के सामने a आ रहा है जो कि 2 यूनिट के बराबर है, तो ये जो एंगल है 30 डिग्री है, इसके सामने वाली साइड क्या होगी?
1 यूनिट यानी कि a/2 होगी, और फिर 60 के सामने वाली साइड √3 टाइम्स होगी, यानी कि अगर 1 यूनिट हमारी a/2 है तो √3 यूनिट कितनी होगी, a/2 इंटू √3, विच इज √3 a/2। इजंट इट सो? क्लियर है? तो अब अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। एरोप्लेन है एक जो टुक ऑफ फ्रॉम पुणे टू बैंगलोर। आफ्टर 3 मिनट्स इट रीच्ड एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 60 डिग्रीज फ्रॉम द ग्राउंड। 3 मिनट के बाद में दैट रीच्ड एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 60 डिग्रीज फ्रॉम द ग्राउंड। फाइन। सो मे बी दिस इज द सिनेरियो, दिस एंगल इज 60 डिग्रीज। After another 30 seconds, the angle of elevation changes to 30 degrees from the same point on the ground. तो अगर एंगल ऑफ एलिवेशन कम हो रहा है हमारा तो ये आगे की तरफ जा रहा होगा। Now the angle of elevation is 30 degrees from the same point. Okay. The aeroplane is flying at a height of 4000 √3 meters constantly, यानी कि ये वैल्यू भी 4000 √3 है, and this is also 4000 √3. We have to find the speed of the aeroplane. 30 सेकेंड्स में इतना मूव किया है, तो अगर ये डिस्टेंस हमने पता लगा ली, स्पीड पता चल जाएगी। सबसे पहले हम फोकस करते हैं 60 डिग्री वाले ट्रायंगल पे, यानी कि जिसमें 60 डिग्री बेस में आ रहा है। इस ट्रायंगल में फोकस करें तो ये एंगल हमारा 30 डिग्री होगा, इजंट इट सो? इफ दिस इज 30 तो ये हमारा 1 यूनिट आ जाएगा, दिस विल बी 1 यूनिट, दिस साइड विल बी √3 यूनिट्स, ये पूरा का पूरा। √3 यूनिट अगर हमारा 4000 √3 है तो 1 यूनिट हो जाएगा 4000, यानी कि दिस विल बी इक्वल टू 4000 मीटर्स। ओके, नाउ लेट्स फोकस ऑन दिस ट्रायंगल, द बिगर ट्रायंगल, द 30 डिग्री वाला लंबा वाला ट्रायंगल। ठीक है, सो 30 के सामने वाला साइड विल बी 1 यूनिट, तो 4000 √3 इज 1 यूनिट। सो दिस साइड, क्योंकि दिस एंगल विल बी 60 डिग्रीज, 60 के सामने वाला साइड होगा √3 टाइम्स ऑफ दैट, यानी √3 इंटू 4000 √3, विच विल बी इक्वल टू 12000। टोटल 12000 है, ये 4000 था, तो दिस वैल्यू विल बी 12000 माइनस 4000 विच इज 8000 मीटर्स, और ये भी 8000 मीटर्स ही होगा। तो 30 सेकंड्स में 8000 मीटर्स चल रहा है, यानी कि 30 सेकंड्स में चल रहा है 8 किलोमीटर्स। सो 1 मिनट में चलेगा कितना? 1 मिनट में चलेगा 16 किलोमीटर्स। सो 1 आवर में या 60 मिनट्स में दिस विल बी 16 इंटू 60, यानी कि 960 किलोमीटर्स। सो स्पीड विल बी 960 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन सी। सो these two triangles you have to remember, 30 60 90 वाला and 45 45 90 वाला। इनको रिमेंबर करोगे, इनको याद रखोगे तो ज्योमेट्री में भी बहुत हेल्प मिलेगा, और हाइट एंड डिस्टेंस तो केक वॉक हो जाएगा। सो दीज आर ऑल द क्वेश्चंस ऑफ स्नैप 2022 स्लॉट 1। आई बिलीव सेशन आपको पसंद आया होगा, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। और अगर कहीं पे भी डाउट रह गया है किसी क्वेश्चन में, आपको लगता है कि कहीं पे आपको डाउट है, तो आप कमेंट जरूर मेंशन कीजिएगा। सेशन पसंद आया तो उसको लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। अगर आपने कैट 2023 के मेमोरी बेस्ड सॉल्यूशंस नहीं देखे हैं तो वो भी ऑलरेडी मैंने अपलोड किए हुए हैं, आप उनको चेकआउट कर सकते हो। और फॉर एनी द क्वेरी और कंसर्न और कमेंट, यू कैन ऑलवेज कमेंट। ठीक है, तो बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं अगले सेशन में। आज के लिए इतना ही।